हेलो बच्चों। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बीट्स। तो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत पर ये आधारित टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे संबंधित क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में 11th के, चाहे ईयरली एग्जाम ले लीजिए चाहे आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लीजिए, उसमें बीट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो विस्पंद को हम बीट्स नाम से जब समझते हैं या सुनते हैं, तो बीट्स का मतलब ही होता है कि कोई गूंज आए, यानी तीव्रता बढ़े घटे तो एक गूंज निकलती है, जैसे एक गुम की आवाज निकलती है, नहीं तो यही आपकी बीट्स होती है। और यही बार बार अगर निकलती है तो ये एक तरीके का पैटर्न बन जाता है, ठीक है। और पर सेकंड भी ये कितनी बार पैटर्न बना है इसी को कहते हैं विस्पंद आवृत्ति। और वो कितना बन सकता है यही चीज आज हम सब लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशंस के न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सारे के सारे चीजें कराई जाती हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बीट्स। वैसे इसको हम दिखाएंगे अभी प्रैक्टिकली कर करके कैसे होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो जब लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, यहां पर ये चीज जरूर लिख दीजिएगा, किसी बिंदु पर, ठीक है, क्योंकि हमारे डेरिवेशन में किसी बिंदु का ही यूज लिया गया है। तो इसलिए यहां पर हम लिख देंगे किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित का मतलब जुड़ना, जुड़ती है। तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त तरंग में उतार व चढ़ाव मतलब तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त होती है। यह घटना ध्वनि तरंगों का विस्पंद कहलाती है। तो विस्पंद केवल और केवल ध्वनि तरंगों में ही होगा, और यह तभी होगा जब दो ध्वनि स्रोत से निकलने वाली तरंगे, चाहे आप ध्वनि स्रोत ले लीजिए कोई, और चाहे आप ध्वनि स्रोत के रूप में ट्यूनिंग फॉर्क यानी कि स्वरित्र द्विभुज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो होता क्या है पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो स्वरित्र द्विभुज का यूज कर लीजिए, और दोनों से जो तरंगे हैं वो सेम डायरेक्शन में अगर जाए, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो उनके अध्यारोपण से जो एक नई तरंग बनती है तो उसमें आता है उतार, उतार उतार आता है, चढ़ाव आता है, उतार चढ़ाव, या तीव्रता अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम प्राप्त होती है। तो इसी को कहा जाता है विस्पंद, ठीक है। तथा एक उतार व एक चढ़ाव को एक विस्पंद कहते हैं। इसमें जो समय लगता है एक उतार और एक चढ़ाव में, वो विस्पंद काल कहलाता है। और एक सेकंड में हुए उतार चढ़ाव की संख्या को हम कहते हैं विस्पंद आवृत्ति। कितनी संख्या में उतार चढ़ाव हुए, ठीक। और इसको हम सब लोग लिखते हैं एफ बी से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स या बीट्स फ्रीक्वेंसी। और ये लगभग बराबर होता है F1 माइनस F2। इसको ऐसे भी मॉड लगा करके F1 माइनस F2 लिख सकते हो, जो बड़ा होगा उससे घटाना, इस साइन का मतलब ये है, ठीक है। तो हमने एक साउंड लिया है, दो साउंड सोर्स लिए, ठीक है, या कोई भी चीज ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ट्यूनिंग फॉर्क रख सकते हैं जो इस जैसा होता है, ऐसे होता है। इस पर मारेंगे तो ये ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा कहने का मतलब। फिर आगे, अब इससे ध्वनि तरंगे एक ही डायरेक्शन में उत्पन्न होंगी। अब इसमें देखिए, इसकी अगर देखी जाए तो आवृत्ति कितनी, वैसे समझिए बात, हम लोग यहाँ पर साउंड वेव है तो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग, लेकिन हम यूज करते हैं अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि ये ज्यादा आसान होता है समझाने के लिए और समझने के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अनुप्रस्थ तरंग का यूज कर रहे हैं, किसका यूज करके, अनुप्रस्थ तरंग का यूज करके अनुदैर्ध्य तरंगों यानी कि ध्वनि तरंगों को समझ रहे हैं। तो ये कितने चक्कर कंप्लीट हुए, एक सरंग और एक गर्त, एक चक्कर हुआ। अगला एक सरंग एक गर्त, दो चक्कर, यानी एक सेकंड में दो चक्कर मार रहा है, दो बार वाइब्रेट हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दो है, ठीक है। एक और एक दो हो गई। अब इसमें देखो एक सेकंड में ये कितनी बार ऊपर नीचे आ जा रहा है, तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। तो इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 हर्ट्ज। कितनी हो गई भैया, 5 हर्ट्ज। वैसे इसको थोड़ा नीचे कर ले तब और अच्छे से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर देखिए कि ये एक, ये दो,
ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये 5 बार ऊपर नीचे आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 हर्ट्ज। तो यहाँ पर अगर हम ये फार्मूला लगाएं बीट्स का F1 माइनस F2, तो बड़ा कौन है F2 और छोटा कौन है F1, तो ये हो जाएगी FB बराबर F1, सिमिलर का साइन होता है, इसको माइनस भी पढ़ते हैं F1 माइनस F2, या इसको ऐसे भी लिख दो F1 माइनस F2, मॉड लगा करके काम ही खत्म। ठीक है। अब ज्यादा वाले इस साइन का मतलब माइनस ही होता है, लेकिन बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा। तो बड़ा कौन है 5, छोटा कौन है 2। 5 में से 2 घटाया कितना बचा 3। तो 3 हर्ट्ज 3 बार उतार और 3 बार चढ़ाव होगा। यही संख्या, यही इसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, बीट्स बोलते हैं। समझिए कैसे, ये हो गई आपकी वेव ऐसे। ठीक है। और ये दूसरी वाली वेव है, इनको हम ओवरऑल जब जोड़ करके बनाएंगे तो ये ऐसे ऐसे, ये आगे भी होंगे लेकिन यहां पर इतना हमने दिखाया। ठीक। अब इसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे तीव्रता क्या हो गई, बढ़ी। अब घट करके 0, फिर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ करके अधिकतम हुई, फिर घट करके 0, फिर अधिकतम देखो चढ़ रही है, यानी साउंड वेव तीव्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर धीरे 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 घट रही है। तो कितनी बार देखिए, कितनी बार विस्पंद बीट्स देखिए कितनी बार चढ़ी ऊपर, 1 2 और 3, ये देखिए, और 1 2 3 बार न्यूनतम है। जितनी बार अधिकतम होगी उतनी ही बार न्यूनतम होगी, बस ये चीज याद रखिएगा। ठीक है भैया। तो कितनी बार अधिकतम और न्यूनतम होगी, 3 हर्ट्ज है तो 3 बार, 3 बार अधिकतम और 3 बार न्यूनतम। क्लियर है बात। तो विस्पंद आवृत्ति 3 हर्ट्ज। तो इतना समझ गए। अब हम सब लोग इसको प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं कि कैसे क्या होता है। चलिए प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं कि जब 3 हट जाए तो 3 बार अधिकतम सुनाई देगी और 3 बार न्यूनतम, 3 बार अधिकतम 3 बार न्यूनतम। अगर अंतर 2 होता तो 2 बार अधिकतम 2 बार न्यूनतम। बस ये चीज याद रखिए, अधिकतम हुआ, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, यानी चढ़ाव उतार 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 चढ़ाव, फिर उतार फिर चढ़ाव, फिर उतार फिर चढ़ाव। यही इसी के 1 सेकंड में जो नंबर्स आते हैं वही आपकी विस्पंद आवृत्ति कहलाती है। ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे क्या होता है। तो बीट्स को सुनते हैं। सबसे पहले हम सब लोग, ये जो वेव है ये 873 हर्ट्ज की है और दूसरी वाली भी 873 की है। अब इसकी साउंड को पहले सुनते हैं। ठीक है भैया, ये इसका साउंड है। ये दोनों को खोल दिया, कोई डिस्टरबेंस नहीं, लेकिन एक को जैसे ही बढ़ाएंगे तो कम ज़्यादा होने लगा ना। ठीक, तो ये कम ज़्यादा होने लगा। एक बार उतार और एक बार चढ़ाओ, फिर सेम 2 का अंतर करेंगे तो 2 बार उतार 2 बार चढ़ाओ। जल्दी जल्दी होने लगा ना, 3 बार और जल्दी जल्दी होने लगा। ठीक, तो जितने की फ्रीक्वेंसी का अंतर होगा वो उतनी बार उतार उतनी बार चढ़ाव आएगा, यानी तीव्रता अधिकतम उतनी बार, उतनी ही बार न्यूनतम होगी। और ये न्यूनतम और अधिकतम नंबर से तुम्हारी आपकी कहलाती है विस्पंद आवृत्ति। आप चाहे जितने का जाइए लेकर के। अब देखिए, कुछ सुना ही नहीं दिया, लेकिन अगर इसी के इक्वल हम लोग ये ले आए, 1520 ले आते हैं, देखिए 2 बार सुनाई देने लगा। अब एक बार, अब सुनाई नहीं दिया, 3 बार सुनाई देने लगा, 4 बार सुनाई देने लगा। ठीक है, तो यही है विस्पंद आवृत्ति और विस्पंद, इसी के बारे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम सब लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, ये कितनी बार अधिकतम कितनी बार न्यूनतम सुनाई देती है। ठीक है। तो जो हमने अभी पढ़ा कि जो विस्पंद आवृत्ति होती है वो F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 होती है, उसका डेरिवेशन हम सब लोग यहाँ पर करेंगे। विस्पंद आवृत्ति के लिए सूत्र इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलिए, हमें पता है कि 2 ध्वनि स्रोत होते हैं। तो पहले वाले ध्वनि स्रोत के लिए तरंग समीकरण या विस्थापन समीकरण क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस K1x। हमने मान लिया कि कोई एक कण है वो x पर ही कंपन कर रहा है, एक जगह पर खड़ा होकर के किसी एक बिंदु पर कंपन कर रहा है और उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, x है। ठीक है।
तरंग संचरण नियतांक क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो माना है वो दोनों तरंगों की आवृत्ति अलग अलग है। तो समान आयाम, इस पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट है कि माना समान आयाम एक ध्वनि स्रोत है, उनसे जो तरंगे निकल रहे हैं उनका आयाम हमने फिक्स कर दिया एक, और लगभग समान आवृत्ति में जो आवृत्ति है वो थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, 10 से कम ही अंतर होगा तभी ये सुनाई देगा, नहीं सुनाई नहीं देगा। F1 व F2 की दो ध्वनि तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती है और जिनके अध्यारोपण से एक जो तरंग बनती है उसका विस्थापन है y, और दोनों ध्वनि तरंगों के विस्थापन है y1 और y2। ठीक है, तो जो पहली ध्वनि तरंग है उसका विस्थापन समीकरण y1 बराबर a sin ओमेगा 1, क्योंकि आवृत्ति अलग अलग है तो कोणीय आवृत्ति भी अलग अलग होगी। t टाइम पर ही बात कर रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट पर है, तो दूरी क्या हो जाएगी, उस फिक्स पॉइंट के लिए हमने दूरी क्या ले ली, x ले ली। ठीक है, और k का मान तो अलग होगा क्योंकि k बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। या एक चीज और समझ रहे हैं, दूसरी चीज है ओमेगा अपॉन वी। अगर माध्यम सेम है तो वी सेम होगा, लेकिन ओमेगा अलग अलग है तो इसके लिए क्या होगा, ओमेगा 1 है तो के का मान भी k1 होगा। ठीक है, तो के भी दोनों का क्या होगा, अलग अलग। जो दूसरी वाली तरंग है या ध्वनि स्रोत है उससे निकलने वाली तरंग का विस्थापन समीकरण y2 बराबर a sin ओमेगा 2, क्योंकि इसके लिए आवृत्ति f2 है, और माइनस k2x। अब x क्या है आपका, 0 मान लिया जाए, x बराबर 0 पर, क्योंकि x क्या है आपका नियत, x क्या है आपका नियत, तो x नियत हो जाएगा, यानी एक ही पॉइंट पर खड़े होकर के हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑब्जर्व हम जिस पॉइंट पर खड़े होकर के कर रहे हैं तो उसके लिए दूरी क्या ली जाएगी, 0 ही ली जाएगी। तो यहाँ पर अगर 0 डाल देंगे तो अब विस्थापन समीकरण क्या आएगा, y1 बराबर a sin ओमेगा 1t, और y2 बराबर कितना हो जाएगा, a sin ओमेगा 2t। अब यहाँ पर लगाएंगे अध्यारोपण, ध्यान से समझिए बात, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तभी ये ऐसा होगा। ठीक, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण यानी जोड़ने का सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, आप प्रगामी तरंगों में अलग अलग डायरेक्शन वाले अध्यारोपण की गई थी, यहाँ पर सेम डायरेक्शन वाली अगर ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होंगी तब होता है विस्पंद। अलग अलग डायरेक्शन में है तो वो होती है प्रस्पंद, यानी परावर्तन, वहां पर वो आता है आपका अप्रगामी तरंगे बनती। तो y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2। y1 कितना है, a sin ओमेगा 1t प्लस a sin ओमेगा 2t। अब दोनों में कॉमन क्या है, a, तो a यहां से हम बाहर ले रहे हैं। ठीक है, अब ये बन गया साइन a साइन c प्लस साइन d, तो ये फार्मूला लगा देंगे 2, आगे तो a था ही, साइन c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, और t दोनों में कॉमन है बाहर, इनटू में cos c माइनस d बाई 2। c, ये साइन c है और ये साइन d है, तो ये होता है 2 साइन c प्लस d बटा 2, दोनों में कॉमन क्या है c और d में, t कॉमन बाहर ले लिया, और इनटू में cos c माइनस d, दोनों को घटाएंगे तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 होगा, और t कॉमन है बाहर ले लिया, ये बन गया हमारा परिणामी तरंग का विस्थापन। ठीक है, परिणामी तरंग का विस्थापन। अब इसमें जो साइन वाला पार्ट है ये परिणामी तरंग की आवृत्ति बताता है, ये क्या बताता है, आवृत्ति को बताता है। परिणामी जो तरंग बनी है, रिजल्टेंट वेव क्या थी हमने बनाई थी, उसकी आवृत्ति को ये शो करेगा। ठीक है, और जो कॉस वाला पार्ट है ये क्या बताता है, ये बताता है आपका, यहां पर बताता है ये आपकी तीव्रता के बारे में, तीव्रता अधिकतम, उतार और चढ़ाव के बारे में बताता है, यानी तीव्रता अधिकतम है या न्यूनतम इसके बारे में बताता है। क्लियर बात, तो इसको अगर हम एक आसान तरीके से लिखे तो लिख सकते हैं y बराबर इस पूरे को हम a मान लेते हैं, कैपिटल A, और तो बचा क्या इधर, साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी। यहां पर ध्यान से समझिए, आवृत्ति कोणीय आवृत्ति क्या थी, ओमेगा 1, इसकी क्या थी, ओमेगा 2, तो रिजल्टेंट वाले की क्या बन रही, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2। तो परिणामी तरंग की जो आवृत्ति है वो कितनी है, ये
ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t। ये कोणीय आवृत्ति है। कोणीय आवृत्ति से हम आवृत्ति निकाल सकते हैं। कोणीय आवृत्ति बराबर क्या होता है? 2 पाई f होता है। तो आगे हमें इतनी सारी चीजें लिखनी है, तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो y बराबर a sin ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी था, ये परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण हुआ। यहाँ पर a हमने किसकी जगह पर रखा? 2a, और इंटू में ये cos वाला जो पॉइंट था इसकी जगह पर हमने रखा, क्योंकि यही हमें तीव्रता के बारे में बताता है, और जो साइन वाला पार्ट है वो यहाँ पर आवृत्ति के बारे में बताएगा। क्लियर है बात? आवृत्ति या ओमेगा के रूप में है तो कोणीय आवृत्ति आप बता सकते हैं। ठीक, तो परिणामी तरंग की जो कोणीय आवृत्ति है, ध्यान से समझिए अब बात। यहाँ पर जो यहाँ पर आवृत्ति ली गई थी, पहले वाले तरंग की कोणीय आवृत्ति वो थी ओमेगा 1, दूसरे वाले की ओमेगा 2, और यहाँ पर क्या आया है? जो साइन और टी के बीच में होता है वही कोणीय आवृत्ति होती है। यहाँ साइन और टी के बीच में क्या है? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 ये परिणामी तरंग की कोणीय आवृत्ति हो गई। अब कोणीय आवृत्ति होगी तो आवृत्ति कितनी होगी? आवृत्ति बराबर 2 पाई f। लेकिन परिणामी तरंग तुम्हारी कौन सी तरंग है? अध्यारोपित की गई तरंग ही तुम्हारी कौन सी तरंग होती है? विस्पंद होती है ना। उसकी जो आवृत्ति होती है वही विस्पंद आवृत्ति होती है। तो ये 2 पाई एफ भी हमने विस्पंद आवृत्ति लिख दी। ठीक है, इसकी जो आवृत्ति होगी वो विस्पंद आवृत्ति होगी। रुक जाइए, विस्पंद आवृत्ति ये नहीं होगी। विस्पंद आवृत्ति तो यहाँ से आगे से निकलेगा, ये आवृत्ति होगी परिणामी तरंग की। ठीक है, विस्पंद आवृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर ओमेगा 1 क्या होता है? 2 पाई f1 होगा, क्योंकि पहले वाले की आवृत्ति f1, दूसरे की f2। तो ये ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है, लेकिन ओमेगा 2 है तो दूसरे वाले की आवृत्ति f2 हो जाएगा। तो 2 पाई यहाँ से ऊपर से कॉमन लेकर के 2 पाई कैंसिल आउट कर देंगे, और f बराबर हो जाएगा f1 प्लस f2 अपॉन 2, और ये आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, अब परिणामी तरंग का आयाम देखिए। तो आयाम जो आगे साइन के लिखा वो आयाम, अभी तक आयाम क्या था? a था, लेकिन अब जो आयाम है वो कितना हो गया? देखिए, इसके साथ साइन के साथ क्या लिखा? 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी है। क्लियर है बात? ठीक है भैया, अब आगे ये चीज हमने बता दिया। a 2a cos ओमेगा 1 2 पाई f1 ओमेगा 2 2 पाई f2, 2 ऊपर कॉमन लेकर के नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट। यहाँ पाई पाई हमने बाहर निकाल लिया। तो a बराबर 2a cos पाई ब्रैकेट f1 माइनस f2 इंटू में t। ये आगे परिणामी तरंग का आयाम। अब परिणामी तरंग का आयाम किस पर डिपेंड है? क्या 2a कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है, हम बदल नहीं सकते। a पहले से ही हमने निर्धारित कर दिया था, तो a तो जो हमने ले लिया था वो नियत होता ही, 2 भी नियत है। तो a किस पर डिपेंड है? केवल cos की वैल्यू पर। अगर cos का मान हम अधिकतम रखेंगे तो a का मान भी अधिकतम आएगा। अधिकतम रखेंगे तो a भी क्या आएगा? अधिकतम आएगा। और अगर cos का मान हम न्यूनतम रखेंगे तो a का मान भी क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। क्लियर है बात? लेकिन एक चीज ध्यान से समझिए, cos का अधिकतम मान कौन होता है? +1 होता है, और नीचे की डायरेक्शन में क्या होता है? -1 होता है, और न्यूनतम मान यहाँ पर 0 लेंगे। अब कोई ऐसा कैसे? क्योंकि हम यहाँ पर तीव्रता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तीव्रता। यहाँ पर आयाम ध्यान से समझिए, यहाँ पर उतार और चढ़ाव की बात करेंगे। उतार और चढ़ाव, उतार और चढ़ाव। उतार हमेशा कहाँ पर आएगा? 0 पर आया था, और चढ़ाव हमेशा ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में। तो ऊपर की ओर cos का अधिकतम मान +1, नीचे की ओर -1। तो अधिकतम के लिए हम +1 -1 दोनों के लिए लेंगे, और आयाम न्यूनतम हम कितना लेंगे? 0 लेंगे। अब ऐसे नहीं समझ सकते, तो तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अब आयाम आप चाहे +1 डालिए तब भी तीव्रता प्लस आएगी, अगर आप आयाम -1 डालेंगे तब भी तीव्रता आपकी प्लस आएगी, और 0 डालेंगे तो 0 आएगी। तो तीव्रता न्यूनतम कहां पर आएगी? 0, और अधिकतम +1 -1 दोनों पर आएगी। ठीक है, तो अगर इसका मान हम +1 लेंगे पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा +1 लेंगे तो ये 2a हो जाएगा आयाम, और अगर -1 लेंगे तो -2a। तो अधिकतम 2a -2a दोनों होंगी। ठीक है, और न्यूनतम कितना होगा आयाम? 0। भाई 0 कहां पर आया था? बीच में ही तो आया था। ठीक, चलिए अब इसका आगे का जो डेरिवेशन है वो भी देख लेते हैं, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता। ठीक, तो अगली हेडिंग हमारी है अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता। के लिए हम टाइम निकालेंगे, और टाइम का इंटरवल डेल्टा टी निकालेंगे, और डेल्टा टी पर ही हम सब लोग आवृत्ति निकालेंगे। जो आवृत्ति आएगी वही विस्पंद आवृत्ति आएगी। तो अधिकतम तीव्रता के लिए हमने क्या बताया था? cos का मान क्या लेना है? +1 भी लेना है, -1 भी लेना है। ठीक है, ठीक, तो अगर +1 लेंगे तो आयाम अधिकतम आएगा। आयाम अधिकतम है तो तीव्रता भी अधिकतम। ठीक, क्योंकि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो आयाम चाहे +1 डालिए चाहे -1, तीव्रता प्लस ही आएगी। ठीक, तो +1 कहां कहां पर आता है? पहले वो चीज देखिए।
ग्राफ कैसे बनता है कॉस का? ऐसे बनता है कि नहीं बनता है? कहां से शुरू हुआ? 0 से। ये π/2, ये कितना हो गया पाई, और ये कितना हो गया 3π/2, 2π, आधा आधा जोड़ते जाओ, 5π/2, 5π/2, और यहां पर 3π, और ये 4π ऊपर समगुणज, नीचे नीचे विषम गुणज। तो 5π/2 के बाद 7π/2 होगा, और फिर 9π/2 होगा। वैसे इसके बारे में हम सब लोगों ने अप्रगामी तरंग जब सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे उसके बारे में, इसके बारे में वहां पर कंप्लीट कर लिया था कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये +1 और ये -1, यहाँ पर 0 होती है वैल्यू। तो इन सभी जगह कॉस की वैल्यू 0, और ऊपर वाली जगह पर एंगल इतना रखेंगे कॉस में तो 1 आएगा, और नीचे वाला रखेंगे तो -1 आएगा। हमें जरूरत किसकी है? +1 और -1। तो +1 और -1 किन किन एंगल पर आ रहा है पहले वो देखिए। 0 पर, फिर 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, यानी पाई का गुणज आ रहा है। ठीक है, 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, nπ। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? cos nπ लिख सकते हैं। और n की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। आप चाहे तो यही पूरी वैल्यू डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और फिर वहां से t की वैल्यू निकाल लीजिए, और चाहे आप एक कोई रूप दे दीजिए cos nπ। अब तुलना कराएंगे तो cos और cos निरस्त हो जाएंगे। एंगल यहाँ पर जो है पाई ब्रैकेट में f1 - f2 × t, वो nπ के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से पाई ब्रैकेट में f1 - f2 × में t, वो किसके इक्वल हो गया? यहाँ के एंगल यानी nπ के इक्वल। पाई यहां से यहां कैंसिल, और यहां से t की वैल्यू हमें मिल जाएगी n/f1 - f2। ठीक है, अब अगर हमको ये tm यानी t के nवां मान मिल गया। अब t का अगर पहला मान निकालना है, शून्य मान, तो n का मान 0 यानी पहला मान होगा। अब t का n मतलब 0 कहां पर आ रहा है? 0 हमको मिल रहा है अधिकतम तीव्रता में। अधिकतम तीव्रता में t का मान क्या आ रहा है? 0। तो अधिकतम तीव्रता पर t का मान क्या होगा? 0। और t का मान जब 0 होगा तो उस समय तीव्रता अधिकतम होगी, बस ये चीज याद रखिए। यानी शुरुआत अधिकतम से ही होगी। अगर बीट्स की शुरुआत होगी तो वो कहां से होगी? अधिकतम तीव्रता से ही होगी। ये चीज हम बताना चाहते हैं। तो अगर n का मान हम 0 डालेंगे तो वहां पर t0 का मान या t1 का मान मिलेगा। ठीक है, पहला t1 यानी कि जो पहला आपका अधिकतम तीव्रता का समय मिलेगा, उसके लिए n का मान 0 डालेंगे तो t का मान भी क्या आएगा? 0। और अगर n का मान 1 डालेंगे, क्योंकि n का मान 0 से लगा करके n तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते चले जाइए, तो t बराबर 1 पर t2 का मान कितना है हमारे पास? n का मान कितना डालना पड़ेगा? 1। तो 1/f1 - f2 आ जाएगा। और n बराबर 3 पर t का मान कितना है? इसको हम 3 नाम दिए दे रहे हैं। ठीक है, n बराबर 2 पर, तो यहां पर कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 2 डाल दीजिए, तो 2 के बटे में f1 - f2, ऐसे ही चलते चले जाएंगे ये वैल्यू। और यहां से हमको निकालना है डेल्टा t का मान। किसका मान भैया निकालना है? डेल्टा t का मान निकालना है। ठीक है, तो अगर हम यहां से डेल्टा t निकालेंगे तो डेल्टा t का मतलब क्या हुआ? t2 - t1 कह दो, या फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला क्रमागत समय अंतरालों को घटाना है। ये क्रमागत समय अंतराल है अधिकतम तीव्रता के लिए। इन समय अंतराल पर तीव्रता अधिकतम होगी, बस ये चीज याद रखिए। तो डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे, t2 इतना है और t1 कितना है? 0। तो t2 - t1 कितना है? 0 डालेंगे तो काम ही खत्म। तो बचेगा कितना? 1/f1 - f2। ये आ गया आपका आवर्त काल, यानी 1/f1 - f2 टाइम पर जो है, इतने टाइम पर आपको मिलेगा क्या? अधिकतम तीव्रता मिलेगी देखने को। और अगर हम यहां से आवृत्ति निकालेंगे, आवृत्ति विस्पंद आवृत्ति कहने का मतलब अगर निकालेंगे तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1 बटा आवर्त काल। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं विस्पंद आवृत्ति का फार्मूला, यानी 1/Δt। आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्त काल। आवर्त काल मतलब डेल्टा टी, क्रमागत समय। तो इसका बटे में मान डालेंगे, बटे में डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? f1 - f2। तो विस्पंद बीट्स जो होता है
उसका डेरिवेशन अधिकतम तीव्रता के केस में भी क्या होगा, F1 माइनस F2। अब न्यूनतम तीव्रता के केस में क्या होगा, ये चीज हम सब लोग पढ़ेंगे। तो न्यूनतम तीव्रता के लिए क्या होता है, कॉस की वैल्यू आपको कितनी डालनी रहती है, 0 डालनी रहती है। तो कॉस 0 किन पर मिल रहा है, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2, 7π/2, 9π/2, यानी 8π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 और 9π/2, यानी π/2 का विषम गुणज है। तो π/2 का तो गुणज है, लेकिन कौन सा गुणज है, विषम गुणज है। विषम गुणज का मतलब है यानी आगे विषम संख्या हो और उसका गुणा किससे होना चाहिए, π/2 से होना चाहिए, ठीक है ना। तो cos कितने की वैल्यू अगर हम डालेंगे तो वो क्या आएगी, 0 आएगी। अब यहाँ n का मान, अगर दो n के मान होंगे, यहाँ दो चीजें n के मान होंगे, अगर 2n माइनस 1 हुआ तो n का मान 1 से शुरू होगा, 2n माइनस हुआ तो n का मान कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। और अगर 2n प्लस 1 डालेंगे, विषम संख्या का रूप होता है 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 डालेंगे तो n का मान 0 से स्टार्ट होगा। और पहले ही n का मान 0 निर्धारित किसके लिए हम कर चुके हैं, अधिकतम तीव्रता के लिए। तो इसके लिए हमने 0 निर्धारित कर दिया है। तो अधिकतम n बराबर 0 पर तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। टाइम जब 0 होगा यानी हम शुरुआत करेंगे तो तीव्रता अधिकतम, यानी उस समय अधिकतम बीट्स देखने को मिलेगा, ठीक है, आवाज अधिकतम होगी। तो उसके लिए हमने निर्धारित कर दिया, तो 2n माइनस 1 हम यूज में लेकर के चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्लस 1 रखेंगे तो इनका मान 0 डालना पड़ेगा, तो 0 पहले से ही हमने निर्धारित कर दिया है। 0 पर 0 आ रहा है, और वैसे भी इसमें 0 डालेंगे तो 0 आएगा नहीं, क्योंकि 0 हम अधिकतम तीव्रता के लिए निर्धारित है। तो ये cos इनकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। और यहाँ पर क्या है, cos पाई ब्रैकेट में F1 माइनस F2 इंटू टी। अब अगर तुलना कराएंगे तो cos cos इक्वल है, यहाँ का एंगल जो है, यहाँ का जो एंगल है वो यहाँ के एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना, तभी तो वैल्यू बराबर होगी। यहाँ का एंगल कितना है, पाई ब्रैकेट F1 माइनस F2 इंटू टी, और बराबर में कितना है 2n माइनस 1 और इंटू में π/2। आप चाहो तो ये वैल्यू डायरेक्ट रखो और पाई का मान लेकर के खत्म कर दो और वहां से टी के मान निकाल दो, कोई मतलब नहीं, वही सेम कॉन्सेप्ट। इसको बटे में लाओ तो टी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2n माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में F1 माइनस F2, ये आपको मिल गया टी का nवां मान। अगर यहां से हमको निकालना है n बराबर 1, यानी पहली न्यूनतम आवृत्ति कितने टाइम पर होगी, तो पहली न्यूनतम आवृत्ति n का मान कितना, यानी nवे के लिए है तो जितने का चाहिए उतने से आप निकाल सकते हैं। nवे के लिए न्यूनतम आवृत्ति का समय, nवे मान के लिए, तो पहले मान के लिए न्यूनतम आवृत्ति क्या होगी, कितने समय पर आवृत्ति न्यूनतम होगी, पहली न्यूनतम आवृत्ति कितने टाइम पर होगी, वो चीज हम निकाल रहे हैं। तो n का मान 1 डालेंगे तो t1 कितना आएगा, 2 1 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 के बटे में कितना, 2 ब्रैकेट में F1 माइनस F2। और अगर दूसरी न्यूनतम आवृत्ति का समय निकालना है कितने टाइम पर होगा, तो n बराबर 2 डालेंगे तो t2 बराबर कितना आया, 2 दूनी 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, और नीचे कितना है 2 ब्रैकेट में F1 माइनस F2। और अगर n बराबर हम 3 डाल देंगे तो t का मान जो होगा वो t3 होगा, यानी कि तीसरा न्यूनतम समय है। न्यूनतम तीव्रता का जो समय है, तीसरा वाले न्यूनतम तीव्रता जब आएगी वो कितने टाइम पर आएगी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो n का मान 3 डालिए, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, बचा 5, 5 के बटे में 2 ब्रैकेट में F1 माइनस F2, वही आ रहा है 1/2, यानी π/2, 3π/2, 5π/2, वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक। अब यहां से अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालें, यहां से डेल्टा टी निकालें तो वो होता है या तो t2 माइनस t1 करो, चाहे t3 माइनस t1 करो, ऐसे t4 निकल के आएगा। तो t2 माइनस t1 करिए, 3 ब्रैकेट में F1 माइनस F2 माइनस t1 कितना है, ब्रैकेट बटा 2 है ना, 1/2 ब्रैकेट में F1 माइनस F2। अब ध्यान से समझिए, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, और 1/2 का मतलब आधा। 1.5 से आधा घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1.5 से आधा घटाएंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 1। या नीचे देख लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 ब्रैकेट F1 माइनस F2, और ऊपर 3 में से 2 1 गया, कितना बचा 2, 2 से 2 खत्म हो गया, ये 2 बचा, ठीक। तो यहां से आपका डेल्टा टी क्या निकल के आएगा, 1/F1 माइनस F2। जो डेल्टा टी यहां पर आया था वही डेल्टा टी का मान न्यूनतम तीव्रता के लिए आ रहा है। तो यहां से जो विस्पंद आवृत्ति निकल के आएगी, विस्पंद आवृत्ति जो निकल के आएगी, विस्पंद आवृत्ति, विस्पंद आवृत्ति FB, वो क्या होगा, 1/Δt होगा। इसको पलट दो, डेल्टा टी का उल्टा मान लेना है तो ये कितना आ जाएगा, F1
माइनस F2। यहां पर जो हमने मान लिया है वो F1 जो है वो ग्रेटर देन है F2 के, तो न्यूनतम तीव्रता भी F1 माइनस F2 बार न्यूनतम सुनाई देगा और F1 माइनस F2 बार अधिकतम सुनाई देगा। कहने का मतलब ये है, तो जो विस्पंद है वो जितनी बार अधिकतम सुनाई देता है उतनी ही बार न्यूनतम सुनाई देता है। ये चीज हमने करके भी अभी बताया है, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। जितनी बार ये अधिकतम होगा उतनी ही बार ये न्यूनतम सुनाई देगा। कहने का मतलब यहाँ पर नोट में लिख लेना, अतः विस्पंद आवृत्ति जितनी बार अधिकतम सुनाई देती है उतनी ही बार न्यूनतम सुनाई देती है। बस इतना डेरिवेशन आपका हो गया कंप्लीट। एक हेडिंग बची है स्वरित्र द्विभुज यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क, वो होता क्या वो देख लेते हैं, बस चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर न्यूमेरिकल बालाजी पब्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग है हमारी स्वरित्र द्विभुज यानी ट्यूनिंग फॉर्क। होता क्या है, इससे हम सब लोग पहले से ही बताए थे कि उत्पन्न करते हैं ध्वनि को, ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करने की एक युक्ति होती है। और इसका आकार कुछ आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कैसा होता है। इसका जो आकार होता है आपका ये कुछ ऐसा होता है। इसकी जो भुजाएं होती है वो यू आकार की होती है, ठीक है। और नीचे लगा होता है ये स्टेम, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेम मतलब दस्ता। इसी को हाथ में पकड़ते हैं, हाथ में इसको पकड़ करके इनकी भुजाओं पर हम मारते हैं रबड़ की छड़ को। लोहे की छड़ को नहीं मारेंगे, रबड़ की छड़ को मारेंगे। छड़ को मारेंगे तो इसमें कंपन उत्पन्न होगा, ठीक है। कंपन से ही ध्वनि तरंगे उत्पन्न होगी। ये जब कंपन करेंगी तभी इनमें क्या उत्पन्न होगा, ध्वनि तरंगे उत्पन्न होंगी, ठीक है भैया। ये आपका हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, ये होती है इनकी भुजाएं, ठीक है। और ये जो होता है ये इसका व्यास है, ये जो मोटाई होती है ये इसकी व्यास होती है, भुजा की व्यास मोटाई जो होती है। इसी को कहते हैं स्टेम यानी दस्ता। हाथ में पकड़ते हैं इस, और इनकी जो लंबाई होती है भुजा की वो कितनी मानी गई है, एल, और जो व्यास है वो कितना है, डी है। और ये जिस पदार्थ का बना है स्वरित्र द्विभुज उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा है और घनत्व कितना है, रो है। तो इसमें हम मारेंगे अगर तो इसकी आवृत्ति कितनी उत्पन्न होगी, इसमें D/L² अंडर रूट गामा अपॉन रो। वैसे यहां पर लिखा होता है ये कितनी आवृत्ति उत्पन्न करता है, ठीक है। निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ये एक ध्वनि, यह एक ध्वनि स्रोत है यानी ध्वनि को उत्पन्न करने वाली एक युक्ति है, उपकरण है, जिसमें यू आकार में मुड़ी एक छड़ होती है, यू आकार में मुड़ी एक छड़ होती है जिस पर एक दस्ता लगा होता है यानी ये नीचे की ओर, जिसे हाथ में पकड़कर, इसी को हाथ में पकड़कर जब स्वरित्र को रबड़ की गद्दी पर मारते हैं, स्वरित्र को रबड़ की गद्दी पर मारे या रबड़ की गद्दी, रबड़ की छड़ को हम स्वरित्र की भुजाओं पर मारे तो इसकी भुजाएं कंपन करने लगती हैं, ठीक। जो कंपन करेगी तो उनकी आवृत्ति क्या होगी, उसका ये फार्मूला है और ये स्वरित्र द्विभुज है। बस ये याद कर लीजिए कि इससे ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, बस ये याद रखें, ठीक। बस कंप्लीट हो गया यहीं पर चैप्टर ये, और वीडियो भी यहीं पर ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो वन शॉट में टोटल विस्पंद हमने कंप्लीट करा दिया। अब इसके बच्चे हैं न्यूमेरिकल्स, उसको भी वन शॉट में कंप्लीट कराने का प्रयास रहेगा। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।